Nawaz, please. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good morning to all of. क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल जनाब। अच्छा, सबसे पहले मैं तो बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस बायोटेक किसान हब for organizing such a kind of program where growers and experts will meet face to face online और जहां वो आपस में अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, जिससे दोनों ग्रोवर्स को भी फायदा मिलेगा और ओवरऑल जो कास्ट की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर जो मेरा अपना जाती तजुर्बा है एप्पल रिजुनिवेशन या जिसको हम टॉप ग्राफ्टिंग या टॉप वर्क कहते हैं, मैं उसके मुतालिक थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि शायद जो और ग्रोवर्स जो होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो भी थोड़ा सा इसमें शेयर करके उनको भी फायदा मिलेगा। तो जो ये एप्पल रिजुनिवेशन या टॉप ग्राफ्टिंग या जो टॉप वर्क है, अगरचे ये नया कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कश्मीर वैली में कुछ एग्जॉटिक वैरायटी जैसे हमारा कुल्लू डेलिशियस वो आया, उसको भी यहाँ ग्राफ्ट किया गया। लेकिन अब की बार जो एप्पल रिजुनिवेशन है उसमें डिफरेंस क्या है? एक तो वैरायटीज एग्जॉटिक और अर्ली वैरायटीज हैं, चाहे सुपर हो या सेमी सुपर वैरायटीज। दूसरा ये कि इस बार ये हाई बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है। तो मेरा जाती तजुर्बा ये रहा कि जो एप्पल रिजुनिवेशन है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड है, विदाउट अपरूटिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड, हम उसको चेंज कर सकते हैं नई वैरायटीज में, अर्ली वैरायटीज में, जो वैरायटीज मार्केट में हमें बहुत अच्छी रेट्स जो हैं फेच कर सकती हैं, चाहे वो सुपर वैरायटीज हो या सेमी सुपर वैरायटीज। तो ये करने से हमारा फायदा एक ये होता है कि जो हमारा बाग है वो डिस्टर्ब नहीं होता, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो वहीं का रहता है, हम सिर्फ उसका ऊपर फ्रेमवर्क जो है वो चेंज करते हैं। दूसरा कि ये ग्रोवर्स की जो इनकम है उसमें बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज होगी, क्योंकि जो नई वैरायटीज हैं वो मार्केट में विथस्टैंड कर सकती हैं, उनको मार्केट में ज्यादा वैल्यू मिलता है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल डिलीशियस वैरायटी है, जिसमें अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिछले कुछ सालों से वो डिजीज का भी शिकार होता है और उसमें कलर की भी प्रॉब्लम आती है, उसमें साइज की भी प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और इसमें जो सुकॉस्ट बायोटेक किसान हब उनका क्या रोल है, थोड़ा सा मैं उस बारे में ये बताऊंगा। जो सुकॉस्ट कश्मीर है, इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन आवर स्टेट, जो मॉनिटर करती है, जो रिसर्च करती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में विद रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। तो यहाँ जो रिजुनिवेशन का जो अब यहाँ पर चला है उसमें भी सुकॉस्ट बायोटेक किसान हब एक अहम रोल अदा कर रहा है। सबसे पहली बात, जो बायोटेक किसान हब है वो अपना सबसे अहम रोल वो ये है कि वो सियान वुड प्रोवाइड कर रहे हैं और रिक्वायर्ड स्किल्स, एक ग्रोवर जो है उनको वो कैसे मोटिवेट करेंगे और उनको जो मटेरियल प्रोवाइड करना है वो बायोटेक किसान हब पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। पर्सनली मैंने भी इनसे बहुत सारा कुछ हासिल किया है, जैसे कुछ स्किल्स हासिल किए हैं और साथ ही सियान वुड भी हासिल किया है लेटेस्ट वैरायटीज का, जिनको हमने क्राफ्ट किया है पिछले साल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ प्लांट्स में इस साल सैंपल्स भी आए हैं, जैसे स्कारलेट सुपर 2 या जो सुपर चीफ है, या जो गाला में एक शिनिको रेड आता है उसमें भी थोड़ा सा सैंपल इस साल आया है, पिछले साल हमने जो टॉप ग्राफ्ट किया था। दूसरा कि जो किसान बायोटेक हब सुकॉस्ट कश्मीर है, इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन एंड गाइडेंस टू ग्रोवर्स, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज तक अभी हम देखते हैं कि कश्मीर में बहुत सारे ग्रोवर्स, मैं कहता हूँ मैक्सिमम ग्रोवर्स अभी उतने अवेयर भी नहीं है और वो मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग उनका प्लांट है उसको काट के नई वैरायटी उस पर ग्राफ्ट करना ये बहुत ही मुश्किल उनको लगता है। तो इसमें किसान बायोटेक हब है जो बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में। तीसरा कि जो किसान बायोटेक हब का रोल है वो इस अंदाज से भी बहुत जरूरी है कि वो ग्रोवर्स को वही वैरायटीज दे दें जो उनकी ऑल्टीट्यूड के मुताबिक सही रहेंगी, क्योंकि काफी सारी वैरायटीज हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है और काफी सारी ऐसी भी वैरायटीज हैं जो लो ऑल्टीट्यूड पर
जो है प्रोग्रेस कर रही हैं। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है कि किसान बायोटेक हब लोगों ग्रोवर्स को इस बारे में अवेयर करे कि वो किस ऑल्टीट्यूड पर हैं और वहां पर कौन सी वैरायटी बेस्ट रह सकती है। इसके बाद जो तीसरा मेरा इसमें शेयर करना है वो ये है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। इस वक्त सबसे बड़ा अहम मसला जो है वो ये है कि हमें कैसे हमारी जो इनकम है वो डबल हो जाए या ज्यादा से ज्यादा इनकम आ जाए जो हमारा फ्रूट है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पूरे कश्मीर में या जो अदर पार्ट ऑफ कंट्री लाइक हिमाचल, वहां पर जो एचडी का सिस्टम आ रहा है और यहाँ पर भी काफी लोग उसकी तरफ मुंह हो रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल पीपल टू अडॉप्ट एचडी सिस्टम। ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी और भी उसमें कुछ मामले हैं। तो मुझे लगता है कि जो एप्पल रिजिन्यूएशन या टॉप वर्किंग या टॉप वर्क जो है ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, जिससे कि हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करके बगैर ही नई वैरायटीज जो है उनको ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अहम रोल है वो है सुकॉस्ट बायोटेक किसान हब का, कि वो इसमें आगे चल के एक अहम रोल अदा करेंगे और लोगों के दरमियान जो ग्रोवर्स हैं उनको अवेयरनेस देंगे, उनको गाइडेंस देंगे, उनको स्किल्स रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं वो देंगे। और सबसे अहम बात जो मेरा जाती तजुर्बा इसमें रहा है, मेरा जाती तजुर्बा ये है कि हमें जो प्लांट्स हैं अप टू 20 ईयर्स जो ओल्ड प्लांट्स हैं उनमें हमें करनी चाहिए टॉप वर्किंग, क्योंकि वो प्लांट जो है जब हमें उन्हें कट लगाना पड़ता है तो वो अगर बहुत एज्ड प्लांट्स होंगे उनमें हील बहुत टाइम लगेगा, जिससे कि कैंकर्स भी हो सकते हैं, सनबर्न भी हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ग्रोवर्स को भी इस बारे में अवेयर करें कि जब वो टॉप वर्किंग करेंगे या रिजुनवेशन करेंगे अपने ऑर्चिड का, तो वहां पर उनको ये मतलब गाइडेंस दी जाए कि वो कैसे अपने बाग को 1-2 साल तक बचा सकते हैं, क्योंकि कैनोपाई तो कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाएगी, अभी 1 साल तक उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके लिए भी सुकॉस्ट बायोटेक किसान हब एक अहम रोल अदा कर सकता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे यहाँ पर मौका दिया गया। तो आई होप कि इस साल से इंशाल्लाह मेरा जो ऑर्चिड है वहां पर मैंने कुछ प्लांट्स का जो टॉप वर्क किया है वो इंशाल्लाह इस साल कुछ सैंपल भी आया है। तो इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त आई विल शेयर द इमेजेस ऑफ दोज फ्रूट्स। और जो हमारा जो एरिया है उसमें काफी लोग अब मोटिवेट हो रहे हैं। इस साल भी किसान बायोटेक हब के थ्रू 2-3 ग्रोवर हमारे एरिया के हैं, उन्होंने एप्पल ओरिजिनेशन की अपने ऑर्चिड्स में, तो वहाँ उनको मटेरियल भी मिला और रिक्वायर्ड स्किल्स भी मिले। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी कुछ लड़कों जो यंग अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जो डॉक्टर रऊफ साहब ने वहाँ पर उन्होंने वो जो ऑर्गेनाइज किया था। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे यहाँ पर मौका दिया गया अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच। सर मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब हमने ये रिजुवनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया पहले साल, तो हमारे पास लोगों के घर जाना पड़ा कि आप ये करिए पहले। तो मुश्किल से हमारे पास पूरे वैली में 20 ग्रोवर्स ने ये किया, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो इस साल हमारे पास कम से कम 100 एप्लीकेशंस आई थी, जिन पे कि हमने बजट के हिसाब से फिर रिड्यूस करके 70 को कर दिया। सो वो एक ऐसा इम्पैक्ट था इस रिजुवनेशन प्रोग्राम का पहले साल से ही हमारे ग्रोवर्स जो हम और पर्टिकुलरली वो हमारे ग्रोवर्स की वजह से जो एज अ टेक्नोलॉजी एजेंट्स हमारे एक्ट करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। ओके डॉक्टर राफिया कंटिन्यू। शुक्रिया शहनवाज शफी साहब। अब मैं दावत देती हूँ मिस्टर दाऊद को, जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रिगार्डिंग हाई डेंसिटी प्लांटेशन। Am I clear? Am I in? Yes, please go ahead. Oh, thank you very much. Thank you very much. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Actually, I am very much thankful to किसान बायोटेक हब। उन्होंने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का, आपसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने का, प्लस उनसे बहुत कुछ अभी तक सीखने को भी मिला। बहुत कुछ हेलो दाऊद आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ किसान बायोटेक हब का। उन्होंने मौका दिया ये हर तरीके में, हर हिस्से में यहाँ पे चाहे डिजीज के रिलेटेड मैनेज करने का,
चाहे किसी भी रिलेटेड न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने हर हमेशा मुझे ये दी है, सलाहें दी है, कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। फिलहाल तो मुझे 2.5 years हो गए अल्ट्रा एचडीपी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, मतलब आई एम डूइंग गुड। पिछले साल भी काफी अच्छा रिजल्ट आया, इस साल भी काफी अच्छा एक्सपेक्टेड है। प्लस द थिंग इज के थोड़ा सा कमी है, वी आर लैकिंग समवेयर, वी आर लैकिंग इन यू नो वी नीड मोर इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स लाइक दिस, वो हम वहाँ पे लैक कर रहे हैं। ऐसी चीजें बार बार होनी चाहिए, ऐसी चीजें हर बार होनी चाहिए, हर गांव में, हर सोसाइटी में, हर इलाके में होनी चाहिए। तो क्योंकि इससे दो चीजें हैं, एक तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग डिजीज, रिगार्डिंग पेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि स्कैब क्या है, स्कैब कैसे आती है। इसके रिलेटेड तो मैं स्कैब के रिलेटेड बहुत सारा ये मतलब शुक्रगुजार हूँ मैं डॉक्टर तारिक साहब का, क्योंकि वो हर हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रोवर्स हैं जो इंतजार करते हैं उनके पोस्ट का, कब वो पोस्ट करेंगे, कब वो नया वीडियो लाएंगे, कब वो नया पोस्ट करेंगे, तो हम वो देखते हैं। उनकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला सबको, मुझे भी मिला सीखने को। डॉक्टर रूफ साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने काफी टाइम हमारे साथ दिया, विजिट किए किसान बायोटेक हब की तरफ से, ऑर्चर्ड विजिट करे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये है मेरा कहना। प्लस द थिंग इज के इस मतलब आई थिंक इट्स द बेस्ट जॉब फॉर एवरीवन, स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि इंसान इतना कमाता है उतना खर्च नहीं कर पाता। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मिस्टर दाऊद साहब। अब मैं दावत देती हूँ इशफाक अहमद मीर, जो हमारे एक और प्रोग्रेसिव ग्रोवर हैं। ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रिगार्डिंग हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इशफाक अहमद गांधरबल से हूँ। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सबका, डॉक्टर रूप सरकार, जिन्होंने हमेशा हमें हेल्प की है यहाँ पर। जब भी हमने उनको कॉल किया है, ऑलमोस्ट जब भी कोई बीमारी होती है तो मैं उनको कॉल करता हूँ, तो ऑलवेज उन्होंने हमें हेल्प की है हर लिहाज से कि कौन सी दवाई लगानी है, और स्कैब के लिए या किसी और चीज़ के लिए उन्होंने हमेशा हेल्प की है। तो आज आपने हमें मौका दिया, तो मुझे यहाँ पर एक आपसे पूछना था कि अगर फॉर एग्जांपल 10 या 20 दिन कंटिन्यूअसली बारिश पड़े, तो कोई भी हमें दवा लगाने की कोई हमें टाइम ना मिले, तो इस लिहाज से, तो इस बीच में हमें क्या करना चाहिए? अगर 20 दिन या 10 दिन कंटिन्यूअसली बारिश पड़े तो दवा लगाने के हमें कोई मौका न मिले, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर रूप सर ने बोला कि आपको जब भी मौका मिले तो आप लगाओ, कोई भी यहाँ पर जो आपका ये जो मेडिसिन है इशफाक आप साहब, लगा। जी, हम लोग क्वेश्चंस जो है इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। अभी आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हम आगे हमारे जो लेक्चर्स है उसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो जो हमने लगाया हाई डेंसिटी का, ये थैंक टू बायोटेक किसान हब जिन्होंने हमें दिया है, और इन्होंने हमें हर लिहाज से, हर किसी टाइप से यहाँ पर आए हैं बहुत बार, तो उन्होंने देखा है कि हमने कितनी प्रोग्रेस किया है इसमें। तो इसको लगभग 3 इयर्स हो गए हैं। शुक्र अल्लाह का कि लास्ट ईयर हमारा जो इसकी पैदावार थी बहुत ज्यादा, शुक्र अल्लाह का, जो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा थी। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना छोटा बाग, इतना छोटा गार्डन जो हमने लगाया है वहां पर, तो कुछ लगभग 500 कुछ पर प्लांट्स हमने लगाए थे। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना उसमें निकलेगा, लेकिन जब हमने अगस्त में देखा कि जब हमने उसके ये फ्रूट उठाया तो अनएक्सपेक्टेड था एवरीथिंग। तो हम बहुत खुश हुए। थैंक टू बायोटेक किसान हब, जिन्होंने हमें हेल्प किया, जिन्होंने हमें यहाँ पर ये सब कुछ हमें प्रोवाइड किया, और यहाँ पर आए ऑलवेज ये रफिया मैम या कुछ और ये जो रूप सर खुद आए यहाँ पर देखने के लिए, और देखा कि हमने क्या किया है, और इसमें अगर कोई हमने कमी रखी है तो उसके लिए हमको
ये जो है हेल्प की कि कैसे करना है, क्या करना है, किस लिहाज से करना है, कैसे करना है, सब कुछ उन्होंने सिखाया बिट बाय बिट। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी खुद। हमें कभी हम कंफ्यूज नहीं हुए कि हमें अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये जो नया था यहाँ पर नहीं थे किसी के पास ये जो हाइड एंड सीक का ये जो हमने गार्डन लगाया यहाँ पर नहीं था, किसी को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि ये क्या है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत बहुत अच्छी है। और इस साल भी हमने इसमें थोड़े प्लांट्स ऐड किए हैं और शुक्र अल्लाह का उनका भी ठीक है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें यहाँ पर मौका दिया बोलने का। और शुक्रगुजार हूँ मिस्टर रूप मलिक सर का, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा हेल्प की है इसमें। थैंक यू सर। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, जो हमारे ये ग्रोवर्स है जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, दे आर ये बिल्कुल नए ग्रोवर्स है। जैसे इशफाक अहमद है तो इसने बिल्कुल नया एप्पल का बाग स्टार्ट किया है, तो ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट ये पुराने ऑर्चर्डिस्ट्स नहीं है, बिल्कुल नए यूथ हमने स्टार्ट किया है वर्क करना इन पे, और हमने सोचा है कि इनको हम कंटिन्यूअसली सपोर्ट करके आगे इन द शेप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स प्रेजेंट करेंगे। हाँ सर। ओके राफिया। थैंक यू मिस्टर इशफाक साहब आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमारे साथ एक और ग्रोवर हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, उमर सोफी, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी आप गो अहेड प्लीज। Okay, thank you. Assalamu alaikum. I'm very thankful to किसान बायोटेक। इन्होंने मुझे अपनी मतलब एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज इस मीटिंग में बुलाया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। बिफोर आई स्टार्ट अबाउट HDP, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि मैंने शुरू कहाँ से किया। 2 साल पहले मैं उमर साहब थोड़ा अपने आवाज थोड़ा बढ़ाइए जरा। ओके सर, फाइन जी। 2 साल पहले मैंने रूप सर से मुलाकात की, तो मुझे HDP के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। हमारा एक छोटा सा मतलब ठीक ठाक ऑर्चर्ड था, ट्रेडिशनल ये था ऑर्चर्ड था, लेकिन उसमें सस्टेन जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है यहाँ सस्टेनबली जो प्रोडक्शन ऑफ ये है वो कम होती जा रही है कुछ सालों से। तो वी ऑल आर मतलब हम सब परेशान हैं इस वजह से। तो इसलिए मैंने थोड़ा मतलब कोशिश की कि ये प्रॉब्लम एड्रेस की जाए। तो उसके लिए फिर मुझे एक दोस्त ने इनका ये दिया कि बोला कि ऐसे आप इनके पास जाओ, ये नया एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे HDP का। तो मैं इनके पास गया तो इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। पहले तो ये किया कि पहले मोटिवेट किया कि एक ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड उसको ख़त्म करना है, उसके बाद HDP इंट्रोड्यूस करना है उस जगह पे। तो ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट विद जब 1-2 बार मैं इनसे मिला, 3 बार मिला, तो इन्होंने मोटिवेट किया, फिर एनकरेज भी किया कि हम आपको प्रोवाइड सपोर्ट करेंगे। मतलब इन्होंने जो इनके हाथ में था, पॉसिबल था इनके हाथ में, वो इन्होंने किया, एज सिंपल एज दैट। तो फिर मैं HDP की तरफ आ गया फाइनली। लेकिन यहाँ का थोड़ा वो हमारा अप्रोच थोड़ा डिस्ट्रिक्ट बारामूला का यहाँ मतलब ये नया चीज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं लोग। तो पहले मुझे थोड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन फिर जब प्लांटेशन हुई, पहले ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, फिर प्लांटेशन हुई, फिर जब लोगों ने देखना शुरू किया कि नहीं ये तो कुछ डिफरेंट बन रहा है, तो मेरे पास तकरीबन 30-40 लोग ऐसे आए कि जिन्होंने कोशिश की कि हम इसी मॉडल पे काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरी साइड को देखते हुए तकरीबन
5-8 ने तो प्लांटेशन की भी एचडीपी के। तो असली प्रॉब्लम क्या थी, जो यहाँ की मतलब प्रॉब्लम हो रही है ना कि मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस उतना अच्छा नहीं था, सब कुछ। जब इन्होंने इसकी क्वालिटी देखी, मतलब जो हाई डेंसिटी पे वैरायटीज हैं नई नई इंट्रोड्यूस की हुई हैं, जैसे किंग रॉट है, गाला में डिफरेंट वैरायटीज हैं, तो ये सब कुछ देख के लोग बहुत ज़्यादा इनकरेज हो रहे हैं। एंड इंशाल्लाह मुझे लगता है विद इन कुछ टाइम हम अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ये। लेकिन ये तब भी पॉसिबल हुआ जब हमारे पास नॉलेज आई इस रिगार्डिंग कि अगर हम एचडीपी करते हैं कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें कंसिस्टेंसी लानी चाहिए, ताकि हम मतलब जो मॉडल ये ऑर्चर्ड बन रहे हैं यहाँ पे, इसकी तादाद बढ़ जाए। और मुझे लगता है कि अगर क्लस्टर में भी काम हो जाए, मतलब क्लस्टर में 2-4 एक ही जगह पे, अगर 2-4 फार्मर्स हैं एक ही जगह पे ये बड़े ऑर्चर्ड, क्योंकि बड़ा जब कोई देखता है उसका अप्रोच डिफरेंट बन जाता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि जैसे इन्होंने बोला कि हम एंटरप्रेन्योर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इस काम में, तो मैं चाहता हूँ एक क्लस्टर बने 2-4 ये का, फिर वो मॉडल तैयार हो उसी हिसाब से, ताकि बाकी ग्रोअर्स जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। रही जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं, उनमें डिजीज़ की प्रॉब्लम थी, स्कैब। अब कुछ सालों से क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस उतनी अच्छी नहीं थी, तो जो आमदनी थी वो खर्चे से कम होती जा रही थी। ये मुझे लगता है कि इस टाइम पे सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट जो है, चाहे रिजुनवेशन है, चाहे एसडीपी का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि बेहतरीन है हमारे लिए, क्योंकि एक तो इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, जो डिजीज कंट्रोल है वो भी बेटर है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल, ये बेटर है एचडीपी में। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, क्वालिटी इम्प्रूव्ड है, और मतलब लेकिन अब ये मसला है कि हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि एचडीपी कर लें, लेकिन उनके लिए कॉन्सेप्ट जो है रिजुनवेशन का वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि एक तो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स जो हैं उन्हीं पे आप टॉप ग्राफ्ट करके आप ये कर सकते हैं कि जो नई वेराइटीज आई हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट है, मतलब कलर कॉम्बिनेशंस भी उनमें, कलर फॉर्मेशन भी बेटर है, हर एक चीज़ उसमें ऐड हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं प्रूनिंग के रिलेटेड, सॉइल न्यूट्रिशन के रिलेटेड, मैंने खुद भी ज्वाइन किए हैं। तकरीबन मैंने 30 to 40 जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें खुद भी शमूलियत की है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि अवेयर लोगों को किया जाए कि नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने में क्या फ़ायदा है, कितनी मतलब ये सिर्फ इतना नहीं है कि हमें सिर्फ हमें अपनी आमदनी बढ़ानी, हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स, हम अभी इंपोर्ट करते हैं फ्रूट एप्पल, हम बाकी कंट्रीज जैसे यूएस है, चाइना है, न्यूजीलैंड है, हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं फ्रूट। हेलो, हम अपनी क्वालिटी वैसी डेवलप करें कि हम एक्सपोर्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं, तो हम अपने अपने मुल्क के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं और इंपोर्ट्स घटा सकते हैं। इस मामले में मुझे लगता है कि हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो साउथ कश्मीर है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मामले में बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है वो बहुत पीछे है। यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और ये भी है कि मतलब यहाँ अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी उनके पास है, इसलिए मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कुछ और मॉडल ऑर्चर्ड्स बनने चाहिए यहाँ पे, रिजुनवेशन होनी चाहिए, ताकि
लोग एनकरेज हों और इसकी तरफ आएँ, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि यहाँ की 30-40% पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट है इसी फ्रूट पे। सो मुझे लगता है कि इस रिगार्डिंग बाकी अब ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जानते हैं इस मामले में, तो आप ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर उमर सूफी साहब। अब मैं दावत देती हूँ डॉक्टर मंजूर अहमद सर को, पीसी केवीके अनंतनाग, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम्स जो हमारे ग्रोवर्स यूजुअली फेस करते हैं उनको शेयर करें। सर प्लीज। Professor J.P. Sharma sir, Honorable Vice Chancellor, SUKAS Kashmir, Professor Nazir sir, Director Planning, Professor Zaki sir, ex-Dean SUKAS Kashmir Horticulture, my dear colleagues और जमींदार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स के, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे कुछ बातें बताऊं, कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं। पहले मैं शुक्रगुजार हूं अपने ये बायोटेक किसान हब का, क्योंकि वो पिछले 1-2 साल से हमारे साथ अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और हम शाना बशाना पूरे अपने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग्स देते हैं, ऑफ कैंपस भी और ऑन कैंपस। अभी हमने 17 मार्च को ही जॉइंटली एक मीटिंग की, उसमें हमने रिजुनेशन के तहत तकरीबन 50 ग्रोवर्स को फ्री बर्डवुड भी दिया और तकरीबन 5-6 वैरायटीज का एक को दिया था हमने बर्डवुड। और ये तो रूप साहब और इनके जो टीम है पूरे हमारे साथ, पहले 1 हफ्ता पहले ही रूप साहब बोलते हैं सर हमें ये ट्रेनिंग करनी है उधर अनंतनाग में, कहीं कहाँ पे करें, किधर करें, ऑफ कैंपस करें, ऑन कैंपस। फिर जब 2 दिन रह जाते हैं फिर फोन करते हैं सर हम परसों आ रहे हैं, तो हम इनको वेलकम करते हैं। इतनी छोटे भी है, शुक्र है इसका भी छोटे भी है, तो मेहनत करनी चाहिए इनको, मैं इनको अप्रिसिएशन करता हूँ। और सर यही नहीं, जितना मैं इनको फोन पे तंग करता हूँ कहने की बात नहीं है, सिर्फ ये अपना मुझे इन्होंने अपना डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट अपने केवीके पे भी दिया था पिछले साल, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जब आप आएंगे सर उधर हमारे केवीके पे तो आप देखेंगे हमारी वाटर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। कोई पानी मुझे पिछले साल 400 लीटर लगे तेल ट्रैक्टर को पानी चढ़ाने में अपने आईडीपी बचाने के लिए। शुक्र आपका राहत होने की सूरत में भी हमारा कोई प्लांट जाया नहीं हुआ। तो ये मैं बताना अपने आईडीपी के लिए बता रहा हूँ। तो हमारा जो सर एरिया है तकरीबन 23,000 है क्या, लेकिन हमारे पास 300 भी नहीं है हमारे आईटीपी पे यहाँ इस वक्त हमारे अनंतनाग में। हालांकि हमने स्टार्ट किया जॉइंटली किसान बायोटेक के साथ, रिजुनेशन पुराने बागात के साथ, लेकिन बहुत सारे जमींदार रिलेक्टेंट है यार इतना मुझे 10 पेटी निकलता है इस वक्त उसको, लेकिन ये वो नहीं सोचता है कि इसमें स्कैब का दाग ज्यादा है, इसमें पेस्ट लोड इतना है कि हमारा इतना दवाई इसमें जाता है, इतना पैसा लगता है, वो ये नहीं देखता है। वो लास्ट में देखता है, फिर उसको जब दिल्ली जाता है या हमारे इंडिया के किसी भी स्टेट में जाता है वहां पे उसको फिर नुकसान ही उठाना पड़ता है। लेकिन जो ये हमारे नए जो रिजुनेशन बागात जो हमने किए हैं और जो ये आईडीपी हमने लगाए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, उनका अगर अभी कम ही आता है, लेकिन जितना भी आता है बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत ज्यादा फायदा होता है उनको। मेरे केवी के साथ ही हमारे एक ग्रोवर है फयाज साहब, तो सर उनका बाग है तकरीबन 300 कनाल का। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा मैं आईडीपी लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है लगाओ, लेकिन फर्स्ट हम 20 कनाल पे ही लगाएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। जब मैं दूसरी बार उधर गया तो उसने तकरीबन 60 कनाल में आईडीपी लगाया हुआ था। अगले साल पूरा सर, इस साल उसके पूरे 300 कनाल आईडीपी के अंडर हैं और वो बहुत शुक्रगुजार है। हम बार बार उधर जाते हैं, साल में तकरीबन मैं हर महीने तो जाता ही जाता हूँ हम, और ये हम बायोटेक वाले भी साथ आते हैं कभी कभार, साल में 1-2 बार आते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे आपको क्या दिक्कतें आती हैं एप्पल ग्रोवर्स में। दिक्कतें तो जो तकरीबन थ्रू वैली सेम ही है, और लेकिन हमारे अनंतनाग में एक रूट राट ज्यादा आने लगा है, क्योंकि जो
कन्वर्शन ऑफ लैंड हो गया है राइस से एप्पल में, और वही ट्रेडिशनल पुराने वाले रूट स्टॉक्स पे, तो उनको रूट रॉट होता है, और बीमारी तो है ही डिलीशियस में बीमारियां रहती हैं, और लास्ट में जो प्रोड्यूस आता है वो तो दो रंगा सेब जो होता है, एक तरफ सब्ज होता है, एक तरफ लाल होता है, जो आगे हमारे मार्केट में अच्छा compete नहीं कर पाता है। तो ये एक बात मैं बताना चाहता, और मैं सर मैं क्या बताऊंगा डिजीज के बारे में, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं प्रोटेक्शन वाले उधर, तो मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा। सर हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी और डिमॉन्स्ट्रेशन IGP के होने चाहिए, ताकि हम और साथ बसाथ हम रिजुनेशन पे भी काम होना चाहिए हमें हमारा। और सर दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि हम फ्री बड़वुड ITPs का देना चाहिए हमें जमींदारों को अभी 2-3 साल, ताकि वो अपने खुद जब उनका खुद बाग लग जाएगा अच्छी तरह, तो अपना बड़वुड फिर अपने हमसायों को भी दे सकते हैं सस्टेनेबल सूरत के हिसाब से। और सर मैं चाहूंगा कि पता नहीं रूप साहब और सर आप बैठे हैं उधर बड़े हार्टिकल्चर वाले, ये एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे एप्पल में, हम अगर एप्पल के साथ साथ वॉलनट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और हमारा मार्केट जो एप्पल में वॉलनट में है बहुत ज्यादा है सर। अगर मैं चाहूंगा कि अगर ये कर सकते हैं बायोटेक किसान हब वाले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और इसमें हम इधर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में चाहूंगा कि मैं वॉलनट करूंगा एप्पल के साथ, तो मैं बहुत फायदा होगा हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, और ओवरऑल जो उससे हमारे जो एक्सचेकर पे मतलब ज्यादा लोड भी नहीं हो जाएगा, और हमारा जो पैसा आएगा डाइवर्सिफिकेशन के साथ अखरोट में भी एप्पल में भी, तो उससे हमारे जमींदार भाइयों को फायदा हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर परमीत सिंह सर, PC KVK शोपियान। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। परमीत सिंह सर, तब तक मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर सजाद मोहिद्दीन सर को, PC KVK कुपवारा। वो प्लीज अपने आइडियाज और अपने ख्याल शेयर करें प्लीज सर। सर अनम्यूट करिए खुद को सर। सजाद सर, डॉक्टर सजाद प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Professor JP Sharma Sahab, Honorable Vice Chancellor, SUCOST Kashmir and SUCOST Jammu. Professor Nazir Ahmed Ganai Sahab, Director Planning and Monitoring, SUCOST Kashmir. Professor Farooq Ahmed Zaki Sahab, ex-Dean Faculty of Horticulture, SUCOST Kashmir. Faculty members from different scientists from different faculties. Dr. Roof Ahmed Malik Sahab, PI, Biotech Kisan Hub. Progressive Farmers, मेरी तरफ से तमाम आप हजरात को अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज का जो दिन वर्कशॉप या अवेयरनेस प्रोग्राम बायोटेक किसान हब की तरफ से बुलाया गया है, ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी बागवानी ये एक सनत के तौर पर कश्मीर में काम कर रहा है, जो यहाँ की माशी और इक्तिसादी हालत सुधारने में इसका काफ़ी अहम रोल है। और तकरीबन मतलब जो हमारे वादी के तकरीबन हर एक ज़िला में जो एप्पल
की कॉस्ट कल्टीवेशन होती है, और इससे न कि वो अब तकरीबन 7 लाख फैमिलीज इस बागबानी सनत से जुड़े हुए हैं, न कि वो अपने लिए ही बल्कि दूसरे जो अब लोग यहाँ पर हैं वो उनका भी रोजगार बढ़ाने में मदद करते हैं। जहाँ तक एप्पल इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसा कि आज का टॉपिक भी उसी हिसाब से चुना गया है, एप्पल डिजीजेस, इंसेक्ट्स एंड अदर डिसऑर्डर्स। अगर हम देखें तकरीबन 80% जो लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस पेस्ट्स, जो इंक्लूड है इंसेक्ट्स हो, रोडेंट्स हो, डिजीजेस हो, डिसऑर्डर्स हो, वीड्स हो, निमाटोड्स हो या और भी कुछ, ये तकरीबन इनका लॉस हो जाता है। अगर हम देखें तो जो डिजीज और इंसेक्ट्स हैं तकरीबन एनिमल पेस्ट जो है तकरीबन 25 मोर देन 25% इनकी तरफ से नुकसान हो जाता है, और डिजीज भी तकरीबन 20% नुकसान करते हैं, न कि क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों तरफ से इनकी तरफ से नुकसान हो जाता है। इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। और इसी सिलसिले में जो आज का अवेयरनेस बुलाया गया है, इसमें मैं भी एक स्पीकर रहूँगा, और ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे बागबानी सनत से फार्मर जुड़े हैं वो ये सीख लें, वो देख लें कि कौन पेस्ट, कौन इंसेक्ट, कौन डिजीज़ क्या कैसे आता है, कब आता है, क्या लाइफ साइकिल है, और कैसे इसका फिर तदारुक करना है। जहाँ तक किसान बायोटेक का ताल्लुक है, इनका पिछले 2 साल से एक अहम रोल रहा है। ये कपवारा में भी, डिस्ट्रिक्ट कपवारा में लगातार हमारे साथ 2 सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर न कि सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र कपवारा जो हाल ही रिसेंटली बिफोर 2 ईयर्स एस्टेब्लिश हुआ है मेन कपवारा में, वहाँ लैंड 2 साल पहले प्रोवाइड की गई है। वहाँ तकरीबन 400-500 हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो एप्पल ऑर्चर्ड लगा है, बल्कि कुछ और 4-5 जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन एज डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट किसान बायोटेक हब की तरफ से फार्मर्स को मिले हैं। और इसके अलावा इसी विंटर में हमने तकरीबन इन कोलैबोरेटिव मोड में 20 ट्रेनिंग्स का एहतमाम किया ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। और इसके अलावा जो रिजनरेशन का काम वो जोरों पर इस वक्त चल रहा है केवीके मतलब डिस्ट्रिक्ट कपवारा में, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केवीके कपवारा एंड बायोटेक किसान हब। और ज़रूरत भी इसी चीज़ की है कि हमें इस सनत को आगे बढ़ाना है ताकि हमारी आमदनी दिन ब दिन बढ़ती जाए, क्योंकि बेरोज़गारी का दौर है। जो हमारा नया यूथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि जो नए हमारे नौजवान यूथ पढ़े लिखे लोग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योर के तौर पर आगे बढ़ना है। इस सिलसिले में जहाँ तक मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कपवारा जो मुझे बताया भी गया कि क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है बागबानी सनत के साथ, पहला सबसे जो है जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, ये मतलब तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये मतलब परेशानी है, क्योंकि जो सर्टिफाइड हमारे प्लांटिंग मटेरियल वो अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए फिर लोग मजबूर होते हैं, जो भी वैरायटी उनको मिलती है, और एट द एंड जब ये पेड़ 15 साल का 20 साल का हो जाता है, जब बियरिंग में आता है, तो उस वक्त वो फ्रूट सेट उसका ऐसा या यील्ड उसका नहीं होता है। इसलिए हमें चाहे कि ये जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इसकी तरफ हमें ज़्यादा जोर देना होगा। दूसरी बात जो है वो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि हमारे पास है मतलब जो ट्रेनर्स और प्रूनर्स वो आम लोकल दुकान पर बैठे हुए बंदे मालूम है बेरोजगार लोग, मैं नहीं कहता हूँ वो करें, मगर उनको साइंटिफिक नो हाउ नहीं है, जिसकी वजह से वो जिस ऑर्चर्ड में जाते हैं और अनसाइंटिफिक ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि उसका यील्ड पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उनको बर्ड का पता नहीं, सपर क्या होता है, क्रोच एंगल क्या होता है, बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है,
ये अनसाइंटिफिक, इसलिए ये मुझे लगता है, अपने जो मेरा तजुर्बा है तकरीबन 10-20 साल का इस सुकॉस्ट में, कि एक लार्ज स्केल पर बहुत सारे हमारे जो ये लोग हैं जो इसकी तरफ रह गए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये घर घर महल्ले महल्ले तकरीबन एक ट्रेनर प्रूनर होना चाहिए। तीसरा जो है एडुकेट प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, क्योंकि अवेयरनेस, हालांकि कृषि विज्ञान केंद्र लार्ज स्केल पर इनका काम करते हैं, हालांकि रोज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी एडवाइजरीज जो भी मौका मिलता है करते हैं, मगर इसको और शिद्दत से बढ़ाने की जरूरत है। हमने देखा कि पिछले साल भी स्केप का काफी दबाव रहा और इंसेक्ट्स पेस्ट्स का भी रहता, जिससे ये नतीजा जो क्वालिटी एप्पल हमें नहीं मिलता है, और इसके बाद जो एक ग्रेड एप्पल क्वालिटी होता है वो सी ग्रेड में चला जाता है। इसलिए प्लांट प्रोटेक्शन मेजर को भी और बढ़ाने की और इसमें शिद्दत लाने की जरूरत है। एक जो है वीक मार्केटिंग फैसिलिटी, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जब से इसने सुकॉस्ट कश्मीर ज्वाइन किया, मैंने तकरीबन इसके 4-5 प्रोग्राम अटेंड किए, और हर एक मीटिंग में, वर्कशॉप में ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का ये फोकस रहा कि कृषि विज्ञान केंद्र का भी और हम दूसरे साथियों का भी मार्केटिंग फैसिलिटी, क्योंकि फार्मर्स तो प्रोड्यूस करते हैं मगर इनको फिर वो पैदावार, वो कीमत नहीं मिलता है जिसके वो लायक हैं। उनको बीच में जो कमीशन एजेंट दूसरे लोग आगे आ जाते हैं और वो इनको सस्ते दामों में इनसे खरीद फरोख्त करते हैं। इसलिए जो मार्केटिंग फैसिलिटी को ये हर एक को आगे आना चाहे, गवर्नमेंट को भी, सुकॉस्ट को भी और कृषि विज्ञान केंद्र को मिलजुल कर ये मार्केटिंग फैसिलिटी को और बढ़ाना है। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो यहाँ का मेवा जो मुल्क के मुख्तलिफ मंडियों में जाता है, मोस्टली जो विंटर्स में यहाँ रोड ब्लॉकेट की वजह से ये यहाँ ही सट जाता है। इसलिए जो पोस्ट हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ भी इसकी कम रहती है, और कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं पुलवामा में शायद 1-2 कोल्ड स्टोरेज है, और डिस्ट्रिक्ट कपवारा और बारामूला के लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, दूर दराज के, उनका फिर वो भी प्रॉब्लम है। और ट्रांसपोर्टेशन भी, जैसा मैंने बताया कि मतलब विंटर यहाँ ब्लॉक बंद ही ज़्यादा रहता है, और ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कपवारा का ताल्लुक है, जैसे मेरे साथी मंजूर साहब ने भी कहा कि ये वन प्रोडक्ट, अब वहाँ वॉलनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वॉलनट को चुना गया है, क्योंकि वॉलनट का काफ़ी स्कोप है कपवारा में। मगर फिर मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि वहाँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस प्लांटिंग मटीरियल वॉलनट का, क्योंकि आज तक वेराइटीज़ नहीं वहाँ बनी है, मतलब मिली है। अब जो भी है, जो सिलेक्शंस हैं वहाँ पर वही लोगों ने लगाए हैं, और जिसकी वजह से मतलब जो जितना वहाँ से प्रोड्यूस आता है वो और भी इसको बड़ा मिल सकता है अगर हम ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स वहाँ लगाएं, अगर हम सर्टिफाइड नर्सरी वहाँ लगाएं। तो मैं मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वॉलनट की भी तरफ कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जिसमें लोगों को शामिल किया जाए, ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो जाए। मैं आखिर पर डॉक्टर रूपाल मलिक साहब जो PI हैं किसान बायोटेक हब के, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं यहाँ कुछ अपने चंद बातें रखने के लिए, और आज मुझे स्पीकर इन आफ्टरनून सेशन में इन इंसेक्ट पेस्ट्स अफेक्टिंग एप्पल एंड मैनेजमेंट में शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का, कि आप हमेशा हमारे साथ शाना बशाना जुड़े रहते हैं, और इससे हमारे जो ग्रोवर हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। और हमें उम्मीद है कि आप तन मन से आगे भी इस काम को आगे बढ़ाएं। बाकी वस्सलाम। थैंक यू सर, शुक्रिया। अब मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर परमीत सिंह सर को, जो PCKV के शोपियान है, ताकि वो अपने व्यूज शेयर करें। Ma'am, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead.
Thank you, ma'am. Honorable Vice Chancellors, Coast, Kashmir and Jammu, Professor J.P. Sharma, sir. Director Planning and PI NHIP, Professor Nazir Ahmed, sir. Ex-Dean, Faculty of Horticulture, Professor Zaki sir. Professors of the university, entrepreneurs, different entrepreneurs from different parts of the valley, and PI Biotech Kisan Hub and their farmers. A very good morning to all of you. So I am very thankful to the organizers that they have provided me opportunity to give my observations on this important topic which they have chosen. So, sir, my KVK is mandated for district Shopia, which is known for its niche in fruits and field crops. Sir, in my district, about more than 90% of the farmers are involved with this apple directly and indirectly, and we have more than 100 high density orchards, and still they are coming up. Sir, Shopia district is known for quality apple production and also quality potato, rajmash, but still it has not been, it is only research based, it has not been well documented and has not been geotagged. So that is unfortunate part that is required. Sir, KVK Shopia with the support of authorities of Coast Kashmir and Atari has developed itself significantly, and we are now producing sufficient quantity of seeds and planting materials. Different blocks of the apple, peach, plum, apricot, almond are coming up in district in our KVK farm. Sir, we have quality nurseries of these clonal rootstocks of the apple, even colt and cherry, and we have also started grafted walnut production. Sir, I must say that we are supplying potato and walnut planting material, buds, grafts to almost all the KVKs and different research stations of this Coast K and even some registered nurseries. Recently, through Kisan Biotech Hub, we have been allotted one ultra high density orchard on 3 canals of the land, and we are supposed to give budwood and graftwood to the farmers, and we have been told that they are going to provide us some very improved strains of the delicious different varieties, improved varieties. So I must acknowledge that, sir, that Biotech Kisan Hub, whatever the activities they people carried out, they take KVK scientists along. So all the rejuvenation plant and laying trainings and whatever the activities they did, so KVK scientists are involved, and in that way, the follow-up of the technology was carried out very nicely. So as I have been given the topic that I should give the farmers' problems which farmers are facing. So, sir, I would like to mention that as per our experience of last 3 years, what we have seen that, sir, the apple production is a very risky venture. So because it is often attacked by insects, pests, and diseases. So my point is that all the these pests and diseases are weather driven, and we are getting precise weather advisories twice in a week in our this one of the project Fasal project. So my point is that there should be location specific advisories because we are giving this schedule that is under normal conditions. So on the basis of this weather advisory, we should prepare the forecast at least in critical period. And the KVK scientists should be taken under confidence because they know the stats of the crop and the situation prevailing in the area. So that because farmers are very confused at this time and they are seeking advice from everybody, and at many times they are deceived by these people. So my point is that we should be able to give advisories not at directed level only, but also location specifically, and in those advisories, the KVK scientists should be involved. Sir, one more point is there that there are a number of PGRs, nutrient supplements available in the market, and farmers are giving different feedbacks. So we even when we talk with the concerned scientists, they deliberate their observations, but the fact is that we don't have any well documented there's the technology backup for that. So we need research based documented recommendations and with all the ins and outs of the technologies, so that KVK people will be able to extend this technology properly to the farmers. Next point,
significant numbers are seriously interested to get their soils tested. Earlier, KVK Shupanya was doing this testing by using STFR meter, but there were certain calibration issues. But recently, we have purchased equipments, and I am very happy to inform the House that this year we are going to start some important parameter analysis. And we will try that we should be able to make GIS-based map of our district. So in that way, we will start working. But for that, funds and manpower is an issue, and we are trying to resolve it. Third point, sir, the grading and marketing at orchard level, I mean at farmer level, is not so strongly correlated. That is happening actually in a very crude way. So although KVK scientists carry various trainings on grading and packaging, so one interesting information I would like to share with the sir and our audience, that recently some very learned youth have initiated online entrepreneurship of this apple marketing. So they select growers on the basis of quality of their produce. They purchase the produce and they are providing them 10 to 20% more price than the prevailing market price. So that thing is happening in Shupanya. The team Kisan Biotech Hub has rejuvenated many orchards of my district. They are systematically carrying out various project activities, but I wish they should bring other fruit crops like walnut, cherry, peach, plum, because they are also very important, and we should not only depend on apple only. And sir, at last, I must say that we should follow this COVID standard operation procedures religiously. This pandemic is very cruel, and we should keep ourselves, our families safe. At the same time, we have to, take care of our research farms and these precious planting materials, because geneticists say that if you have to save the seeds, precious seeds, then you have to sow it on timely. I congratulate Team Kisan Biotech Hub for organizing the seminar in virtual mode and inviting well-experienced scientists who have very know-how about these topics which have been mentioned in the program. And once again, I congratulate Dr. Roof that an important aspect has been chosen, and I wish him best of luck. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your valuable suggestions. We have with us हमारे साथ जुड़ चुके हैं Mr. Fahim, जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कश्मीर डेवलपर्स. हम उनसे उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे. Mr. Fahim. Good morning, all. I am Mohsin Fahim, Managing Director, Kashmir Developers. We have been associated with the development of high-density orchards for the past 6 years now. We started back in 2015-16 with a small portion of, I think, 30 canals in a year. We have so far been able to do around 2,000 to 2,500 canals of land has been converted into high-density orchard. We are empaneled with the Department of Horticulture, so there is a lot of support for converting high-density orchards, converting your land into high-density orchards from the Department of Horticulture. We get subsidies of around 1 lakh rupees per canal from the Department of Horticulture. Apart from that, we are right now collaborating with Biotech Kisan Hub for conversion of these model orchards. What we have been able to find is that when we started back in 2015-16, there was a lot of reluctance from the growers regarding conversion of the land into high density because nobody knew about it. It was a totally new concept to us. But as the time passed and the people were able to see the results of it, more and more people are getting involved in it. It is still on its not even in its infancy. I would say it still is in its conception. Moreover,
We have right now converted around total of conversion has been around 500 hectares has been converted into high density since 2015. Total number of land which is under apple cultivation right now in the valley, it is around 1.6 lakh hectares of land. So 500 hectares has been converted, and out of 1.6 lakh hectares, that is not even 0.003%. That is what it is right now. So still a long way to go. There has been a lot of talk about rejuvenation and everything. What we have seen is that the new varieties that we have imported, we mostly import plants from Europe, and all the new varieties that we have, they do not behave rightly with our traditional roots. So the DOF root system, which we have in those mainly M9, MM106 and MM111, M9 being one of the major rootstocks that we use for high density plantation. Their behavior, the varieties behave absolutely different in case of the traditional plants as compared to the actual DOF systems. So I would, I am of the thought that we will have to convert every single orchard into high density plantation. So there is this talk about export of plants, export of fruits, that we are not able to export our apple because it's not of the right quality or this and that. The problem is that we are not able to match the prices in the international markets. The prices in the international markets are around 25 to 35 to 40 rupees per kg. And of a optimum quality. The Europe sells it for 25 euro cents, 30 euro cents. That is what the wholesale price is in European markets. So matching that, for that, I think high density is the only way forward. I would reiterate again that every single orchard that there is needs to be converted into high density orchards. Apart from that, I would like to congratulate Biotech Kisan Hub and the Department of Horticulture, SCOST, for taking this initiative of developing model orchards. What I believe is that they have a very important role to play in development of orchards. Their main focus needs to be research and development. There can be it can be a parallel R&D for conversion of for developing new orchards and introducing new techniques. Also the density, we can vary density. So right now, for example, we are going for 166 plants per canal. We can vary that density, and we can go for like 200 to 250 plants per canal. So that is one of the roles that Kisan Biotech can play in that. Apart from that, I think the focus needs to be shifted to other fruits also, including walnut, other stone fruits. There needs to be focus on almonds. There needs to be focus on peach and plum. There is a huge market. We cannot have our entire focus on the apple industry only. Walnut is going to be the next big thing. Walnut was considered once upon a time, it was considered to be the dollar fetching entity for India. Right now, we are not able to produce, and it is not economically viable to produce walnut because of the traditional. So conversion of traditional walnut into high density orchards, one, the yield is going to be amazing. Two, it is the yield gets started in the first couple of years. So there can be a lot of fallow land which can be converted into high density walnut orchards.
Apart from that, one of the major things, one I think which I got from KVK Anantnag. So we cannot have an orchard where there is not availability of. We cannot have an M9 apple orchard where there is not availability of water. So wherever we go, first and foremost, I think setting up a irrigation source is the first thing and foremost thing that needs to be done in case of setting up an orchard. Because the consumption of water in case of high density orchards, M9 basically, it is around 15 to, it can vary from 10 to 20 liters of water per plant per day. So 166 plants, so you need around 2000 liters of water per canal. So the water consumption is huge in case of high density plantation. So wherever we set up an orchard, we first and foremost we look at the what we look at is the water source. Apart from that, high density has amazing pest and insect management. There are a lot of varieties which we are introducing, and hopefully that Kisan Biotech also introduces those, which are scab and Sanjos resistant. So those varieties, and on those varieties we can start with organic farming also, because most of the these are scab and Sanjos are the two diseases that cannot be controlled other than chemical usage. So if we introduce certain varieties which are scab resistant, we can have a huge focus on organic farming also. Apart from that, the yield per hectare, as compared to traditional orchards, the yield per hectare is 60 to 70 to 80 metric ton per hectare, as compared to traditional, which was around 7 to 9 to 11 metric ton. So definitely the need of the hour is high density orchards. We need to find ways to convert as much and make awareness about high density orchards and involve more and more people into high density development of high density orchards. Of course, post plantation management is one of the major aspects in it. We need to have very well trained trainers and pruners. Apart from pruning, training is something which needs to be focused very well in case of orchard development. I think this is I would like to congratulate the Kisan Biotech for taking such an initiative, and I hope what they are doing right now, that they are able to replicate it a number of times, and we definitely are in collaboration with them whatever possible support that we can provide them. We are there and we will be there. I would like to thank all of you for having me here, and I hope we can provide some sustainable apple cultivation and fruit cultivation in Kashmir and in other regions of Jammu. Thank you so much. Thank you, Mr. Fahim sir. I now invite and request Professor N.A. Ganai sir. Please, sir, join us for your kind remarks. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Izzat Maab, Vice Chancellor, Janab JP Sharma ji, Dr. Roop, who is the coordinator of this program, Dr. Farooq Ahmed Zaki, who has been an officer of this university, Dean Registrar, Mr. Fahim, who is the Managing Director of the Kashmir Developers. We have the PCs of the different KVKs. We have the very learned scientists here. We have the progressive farmers. And in this meeting room, Assalamu alaikum, Namaskar and Sat Sri Akal to all of you.
सबसे पहले तो ऑनरेबल वाइस चांसलर का के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाल के हमारी हौसला अफजाई करी है इस मीटिंग में सबको, जो हमारे ऑर्गेनाइजर है यहाँ पे। सर हम समझते हैं कि आपकी जो एंगेजमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा है और टाइम निकाल के आपने हमें ज्वाइन किया सर। डॉक्टर रूप को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद करता हूँ कि जो किसान हब का जो ये प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, और जब से मुझे तो लगता है शुरू हुआ तब से कश्मीर में हालात ख़राब रहे, और इन मुश्किल हालात में जो पिछले 2-2.5 सालों से चल रहा है, और आपने जिस शिद्दत के साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटेशन को मुतारिफ कराना, और जो रिजुवनेशन ऑफ जो ओल्ड ऑर्चर्ड्स हैं उनको जो है ना ज़मींदारों के बागबानों को जो है ना कन्विंस कराना है कि हम ऐसा कर सकते हैं इन मुश्किल हालात में, जहाँ मूवमेंट बड़ा मुश्किल था, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल थी। तो इसके लिए हम आपको मुबारकबाद कहते हैं। Honorable Vice Chancellor, sir, we have in this meeting room Dr. Farooq Ahmed Zaki, and I personally believe that he is the originator of this program way back 2-3 years before, when he was just superannuating. He has been the key person in formulating this program and then defending it at DBT. So we thank Professor Zaki sahab. Sir, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपकी वजह से जो ये प्लेटफार्म आज हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और हम ज़मींदारों और फार्मर्स तक पहुंच रहे हैं, और उनको एक नए सिस्टम उनको हम मुतारिफ करा रहे हैं, और जिससे हमारी रियासत को बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो हमारे बागबान दोस्त हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ इस मुकद्दस महीने का, जो रमज़ान का महीना चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इस महीने में हम तो एक तो अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं, और सबसे बड़ा रीज़न हमारा शायद आजकल ये भी है कि जो कोरोना की जो महामारी है, हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि कश्मीर को, सारी कंट्री को और सारी दुनिया को इस महामारी से हमें बचाए। अपने बागबान दोस्तों को इसलिए भी खुसूसी मुबारकबाद मैं देता हूँ कि आप उस ज़राअत के उस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारी आमदन का सबसे बड़ा जरिया है कश्मीर में। कहा जाए तो कश्मीर जो एप्पल है, ये कश्मीर की पहचान है। मुझे याद है कि सारी कंट्री में जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसके गाल अगर लाल होते हैं तो कहते हैं कि यार इसके गाल जो है ना कश्मीरी एप्पल जैसे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एप्पल को कश्मीर के साथ जोड़ते हैं। ये बहुत आम बात है। लेकिन दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस है, एप्पल प्रोड्यूस 75% उस प्रोड्यूस का कश्मीर का उसका जो है ना योगदान है और कंट्रीब्यूशन है। और दुनिया में इंडिया जो है ना 5th नंबर पे है एप्पल प्रोडक्शन, और अगर वो 5th नंबर पे है तो इसका मतलब है कि कश्मीर का उसमें बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। और ये इंडस्ट्री, जैसे हमारे कुछ साथी बता रहे थे कि 7 लाख फैमिलीज जो है ना इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और ये करीब रोजगार देता है करीब 30 से 35 लाख लोगों को। और जो आमदनी है यहाँ से जो हमें हासिल हो रही है वो करीब 8,000 करोड़ रुपए है, और 20 लाख टन जो है ना पैदावार हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं कश्मीर में। इन बातों को कह के और दोहरा के तो हमें खुशी होती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें मुतमईन रहना चाहिए, ये जो हम कह रहे हैं और बार बार हम दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मीटिंग रूम में बैठे सभी दोस्त इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमें इसमें मुतमईन होने की कोई गुंजाइश नहीं। देयर इज नो स्कोप फॉर कंप्लेसेंसी एज टू व्हाट वी आर। बड़ा रीजन, कुछ 2-3 रीजन शायद आप सभी जानते हैं, मैं थोड़ा सा उनको रिपीट करूं कि जो हमारे रियलाइज्ड पोटेंशियल है। सीआरपीएफ से सुबह फोन कर रहे थे तो मैंने कहा कि अब कोविड की सिचुएशन हमारे यहाँ कैंपस वगैरह में अभी फैमिलीज भी हैं, तो मुझे मुश्किल लगता है, मैं साहब से फिर भी पूछूंगा, आप दोपहर को चक्कर लगाना। वही हमारा दोस्त शायद मोबाइल ऑन रखे हैं, तो उससे गुजारिश है कि अपना मोबाइल जो है ना उस पर म्यूट पे रखें। तो जो हमारा जो पोटेंशियल है यहाँ पे, जो हम कह रहे हैं कि रियलाइज्ड पोटेंशियल, वो 10 टन पर हेक्टेयर, ये जो सारी डेवलप्ड वर्ल्ड में है, जहाँ पे एप्पल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो उनका जो पोटेंशियल है और सिमिलर कंडीशन है, सिमिलर एनवायरनमेंट है, करीब 30 से 80 टन पर हेक्टेयर तक है, और हमारा 10 टन पर हेक्टेयर बहुत कम है। इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम है, पोटेंशियल हमारा बहुत ज्यादा है। और 20 लाख टन अगर हमारी पैदावारी सलाहियत है, इसका मतलब कि इस पोटेंशियल से करीब हमारा जो टोटल प्रोड्यूस पोटेंशियल 100 लाख टन तक पहुंचना चाहिए। दैट शुड बी द पोटेंशियल। फिर क्वालिटी, हमारा जो कश्मीर का जो एप्पल है, उस क्वालिटी इज अ बिग इशू इन आवर एप्पल व्हेन वी मार्केट आवर एप्पल। जो हमारा जो प्रेजेंट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एप्पल इकोसिस्टम है, करीब उसमें से सिर्फ 30% ही एप्पल है जो ए ग्रेड एप्पल होता है, बाकी सारा बी और सी ग्रेड होता है।
तो मार्केट में जब हम अपना एप्पल लेके जाते हैं तो उसका प्राइसिंग उसी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। और जबकि जो एडवांस वर्ल्ड में है या जो नया सिस्टम ऑफ जो फ्रूट है हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, इसमें ये रेशियो उल्टा है। करीब 70 से 80% फ्रूट है वो ए ग्रेड एप्पल है, उसमें क्वालिटी है, उसमें साइज है, उसमें कलर है, उसमें टेस्ट है। फिर जो आमदन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी सभी लोग कि 8,000 करोड़ जो है ना, अगर हमें इससे आमदन हासिल हो रही है, लेकिन जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से ये 50,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। जैसे हमें कुछ दोस्त कह रहे थे कि जो है ना एप्पल से हम दुगना तिगना कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स वी कैन इंक्रीज इट। ये एक कैश क्रॉप है और पोटेंशियल हमारा बहुत ज्यादा है। एक बहुत बहुत बड़ा रीजन एक और है हमारी जो कम आमदन का, वो है मार्केटिंग, जो शायद हमें नहीं आती है। पता नहीं, शायद आप मेरे से इत्तेफाक करेंगे, हमें मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। हम बाजार में अपना एप्पल तब बेचते हैं जब बाजार में एप्पल की भरमार होती है। हमें ये नहीं पता है कि एप्पल प्रोड्यूस कैसे करना है, हमने एप्पल को स्टोर कैसे करना है, हमने एप्पल को मार्केट में कब लाना है, हमने ये नहीं पता कि हमने ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करनी है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अम्बरी हमारा एक इतना इंपॉर्टेंट निश क्रॉप है, जो माना जाता है क्रॉप हमारा जो प्रिंसिपल एप्पल है, जो है ना रॉयल फ्रूट इन एप्पल है, जिसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त है, जिसका कलर है, जिसका एरोमा है और जिसका कीपिंग क्वालिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऑफ सीजन में अमेरिकन एप्पल हिंदुस्तान में करीब 200 रुपए किलो बिकता है और हमारा जो अम्बरी एप्पल है वो 50-60 रुपए बिकता है, जबकि ये करीब 1000 से 2000 रुपए पर किलो के हिसाब से बिकना चाहिए। सर, मैं आपके शायद आप जानते होंगे, अपने वार्डरोब में 2-4 अम्बरी एप्पल रख लीजिए, उसके बाद आपको जो है ना कोई परफ्यूम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर उसका टेस्ट और कीपिंग क्वालिटी तो है ही। इसका मतलब है कि इतने सदियां गुजर गई, इतने गुजर गई, और वी कुड नॉट कन्विंस द वर्ल्ड और द कंट्री बिकॉज वी हैव अ बिग मार्केट। हमारा जो एडवांटेज है यहाँ पे इंडिया का, वी हैव सम 140 करोड़ इज आवर जो है ना मार्केट। वी कुड नॉट कन्विंस द पीपल, और परचेज पावर अब इंडिया पे इतना बढ़ रहा है कंट्री में पिछले कई सालों से, एंड पीपल they would cherish to have this अम्बरी एप्पल, बट अनफॉर्चुनेटली दैट जो हमारे वाइस चांसलर साहब बार-बार ये कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू जस्ट ब्रांड इट, पैक इट एंड मार्केट इट, इसका मतलब है कि वी आर जस्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्स। फिर ग्रेडिंग और पैकेजिंग, आपने किसी दोस्त ने कहा, यहाँ पे शायद सजाद साहब ने कहा, ये बहुत बड़ा इशू है हमारा। और जब हम दिल्ली की और बाकी कंट्री की मंडियों में जाते हैं और जब रैंडमली वो हम अपना फ्रूट वहाँ पे टेस्ट करते हैं, अगर मान लीजिए वो सारा ए ग्रेड है, लेकिन जब रैंडमली किसी पेटी को निकाला और पता चला कि वहाँ पे उसमें बी और सी ग्रेड है, तो उस बेचारे का सारा लॉस हो जाता है, क्योंकि उसको हमने सही से यहाँ पे ट्रेन नहीं किया है कि उसको अपना फ्रूट को कैसे और ग्रेडिंग और पैकेजिंग करनी चाहिए। और जो वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग है, तो उसमें तो हम बहुत पीछे हैं। मेरे ख्याल में जो डेटा है, शायद सुपरफिशियल डेटा जो मुझे पता है, कि करीब 5% से कम हमारे यहाँ पे वैल्यू एडिशन होता है, उसमें प्रोसेसिंग होता है। हम 95% हमारा जो फ्रूट है वो हम मार्केट में कच्चा बेचते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कच्चा फ्रूट उसको अगर प्रोसेस करेंगे तो इट वुड बी मेनी फोल्ड वुड बी आवर रिटर्न्स। वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो सवाल पैदा ये हो रहा है कि ज्यादा पैदावार, जो मैं अभी बता रहा था, मयारी पैदावार, सही ब्रांडिंग, सही मार्केटिंग, और ये जो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन है, ये हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मौजू है अपने आप में। तो मुझे तो लगता है कि शायद ये सवाल जो है ना सबके लिए, बागबानों के लिए, ये उनके लिए भी है, ये यूनिवर्सिटी के लिए भी है, ये गवर्नमेंट के लिए भी। और मुझे तो लगता है कि शायद इस वक्त ये एक सही मौका है, जो तीनों हम इसके फरीक हैं, सभी लोग इस पर लगे हुए हैं कि हम इन सवालों का जवाब कैसे देंगे। और मिलके मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि हम उस पोटेंशियल को हासिल कर सकते हैं जो ये हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हमें पोज कर रही है, और दुनिया में हम दूसरे नंबर पे आ सकते हैं। चाइना, जहां जो टोटल प्रोडक्शन है वो करीब 444 लाख मेट्रिक टन है, लेकिन जो सेकंड नंबर पे यूएसए है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो सेकंड नंबर पे है, वो है सिर्फ 46 लाख मेट्रिक टन, और हमारी जो प्रोडक्शन है वो है 28 लाख। तो मतलब बहुत नैरो मार्जिन हम यूएसए से पीछे और 5वें नंबर पे हैं। तो जो नई प्रोडक्शन जो टेक्नोलॉजी है उनको लाके सर आप म्यूट हो गए हैं सर। सॉरी, अब ठीक है जी सर जी। या तो मैं ये कह रहा था कि जो कश्मीर है ना, जो बेसिकली दिस एप्पल इज टेम्परेट फ्रूट, और कश्मीर हमारा टेम्परेट रीजन है, लेकिन ये कोई यूनिफॉर्म टेम्परेट रीजन नहीं है। वी हैव सो मेनी नंबर ऑफ माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स,
जो वेरी होते हैं अल्टीट्यूड के साथ होते हैं, मतलब वी हैव हाई मिड एंड लो अल्टीट्यूड areas wherein we do this apple orchard. Or then the soil type also matters. Then weather patterns, they change with those altitudinal regions. So इसका मतलब है कि we have to have this correct information as to what is that correct variety, what is that correct root type which is suitable for that particular microclimate. और इसकी तशखीश करना बहुत अभी बाकी है, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। कोई भी फार्मर हमसे ये पूछता है कि भाई मैं इस अल्टीट्यूड में, इस एरिया में या यहाँ में रहता हूँ, तो मुझे किस किस्म की वैरायटी लगानी है और मुझे किस किस्म का रूट स्टॉक होना चाहिए। हमें तो रूट स्टॉक और वैरायटी का कंपेटेबिलिटी पहले देखना है, और उसके बाद ये देखना है कि पैदावारी सलाहियत और डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस को देख के और अर्ली, मिड और लेट मैच्योरिटी के हिसाब से हमें ये बताना है कि कौन सी वैरायटी और कौन सा रूट स्टॉक किस पर्टिकुलर माइक्रो क्लेट में फिट होता है। और अगर हमने इसको सस्टेनेबल बनाना, अगर मान लीजिए कोई हमारा बागबान है, उसने गलती से और गलत किस्म का वैरायटी और गलत किस्म का रूट स्टॉक वहां पे लगा दिया, तो इसका मतलब कि अगले मतलब 5-10 सालों के लिए वो तो गया और उसका इतना नुकसान है। जैसे शायद अभी कोई अपना दोस्त कह रहा था कि जो M9 है वो बहुत ससेप्टेबल है रूट रॉट से, और अगर हमने उस एरिया में रूट M9 प्रेस्क्राइब किया जहाँ पे रूट रॉट है, इसका मतलब कि वो बेचारा तो गया, या कोई ऐसी वैरायटी हमने उसको बताई जो वहाँ पे ससेप्टेबल है उस डिजीज में, उस एरिया में। तो हमें इस पर जो हमारे साइंटिस्ट लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं हमारे, उनसे गुजारिश है कि इसकी तशखीश करना बहुत जरूरी है। और चूंकि ये एक फेज, हम एक ट्रांजिशन फेज में है, हम हाई डेंसिटी से हम ट्रेडिशनल से हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस ट्रांजिशन फेज में ये पता होना बड़ा जरूरी है कि हमें कैसे करना है। जो पॉलिनेशन मैनेजमेंट है और पॉलिनाइजर्स और पॉलिनेटर्स का सही तनासब, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, लेकिन किस तनासब में होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन एट सम अदर पॉइंट इट कुड बी टॉपिक ऑफ डिबेट। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जो हमारे जो नए जो प्रोस्पेक्टिव जो हमारे जमींदार हैं या जो अपने ऑर्चर्ड्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनको उस तक रसाई और अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा है। मैंने सुना है और देखा भी है, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे हमारे जो कश्मीरी जमींदार लोग हैं वो जो है ना कश्मीर से बाहर हिमाचल प्रदेश जाते हैं अपना जो है ना प्लांटिंग मटेरियल परचेज करने के लिए, और जबकि 75% वी आर प्रोड्यूसिंग, आई डोंट नो व्हाट इज दैट स्पेशल विद देम। इसका मतलब है कि हमारे लिए मौका है और बहुत जरूरी है कि हम यहाँ प्रोड्यूस करें। और इसमें मेरे ख्याल में जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है और जो डिजीज और जो वायरस जो है ना जो फ्री होगी, तो वो एक रीजन, वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे यहाँ पे जो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि वो टिश्यू कल्चर से प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करें जो यूनिफॉर्म क्वालिटी का हो और जो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। तो वो एक बहुत बड़ा जो ना अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। जो अभी ग्रेडिंग और मार्केटिंग हम बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के लिए शायद मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मौका है कि हम कोई एक सिंपल कोई पोर्टेबल ग्रेडर हम जो जमींदारों को उनको प्रोवाइड करें, ताकि उनको आसानी रहेगी जो ये ग्रेडिंग करने में। जो आज की इस जो हमारा जो ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है या जो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो ये तो ज्यादा फोकस है डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट। और अपने डॉक्टर सजाद या बाकी साथी जो कह रहे थे कि हमारा जो लॉस होता है हर साल 30 से 50% लॉस हमारा एप्पल का हो जाता है इमरजेंसी ऑफ डिजीज या मिस मैनेजमेंट ऑफ दैट। ये जो डिजीज और पेस्ट है, इसका बदलते मौसम के साथ इसका बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है। वो बेवक्त की बारिशें हैं, वो जालाबारी है, वो सर्द हवाएं हैं, वो खुशक साली है। और इस साल हमने देखा है कि मेरे ख्याल में मार्च से ही हमारा मौसम बहुत खराब रहा है और काफी वेट रहा है और बीच में टेम्परेचर राइज भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्प्रे शेड्यूल है, जो हम नॉर्मली प्रेस्क्राइब करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो तो एक नॉर्मल मौसमी हालात को दिमाग में रखते हुए, जहन में रखते हुए, तो जो ये चेंजिंग वेदर पैटर्न है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने जो फार्मर है, जो जमींदार है, हमने उनको रियल टाइम में करेक्ट वेदर बेस्ड एडवाइजरी के हिसाब से उनको जो है ना इंफॉर्मेशन और एडवाइजरीज उन तक पहुंचानी है, जो मेरे कुछ साथियों ने भी कहा है। और वो एडवाइजरी डेफिनेटली होनी चाहिए लोकेशन और फार्मर स्पेसिफिक। इसके लिए बहुत जरूरी है, जो एडवांस वर्ल्ड है वहाँ पे लोकेशन और ऑर्चर्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनको मिलती है फार्मर को, और वो फार्मर अलर्ट हो जाता है 4 दिन 5 दिन पहले अगर मौसम खराब होने वाला है और उसका जो है ना क्रॉप है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वो जस्ट बारिश से पहले उसको जो है ना एक स्प्रे कर सकता है। अगर नॉर्मल हम 10 स्प्रेज बोलते हैं, वो 15 भी हो सकती हैं, बट और ये कभी कभार 10 से 8 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दिस। सो दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव। हमारा जो
स्प्रे शेड्यूल है, ये कोई एक्सक्लूसिव स्प्रे शेड्यूल, ये गाइड है हमारे लिए सिर्फ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो साइंसदान लोग हैं वो इस बात पर काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हाई डेंसिटी प्लांटेशन को लाके हम इसको कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा जो ना इम्पोर्टेंट रिसर्चेबल इशू है। और एक बात और है सर, जो एडवाइजरी ना, इट हैज टू बी ड्रिवन बाय एडवांस वेदर फोरकास्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये इन चीजों से बहुत मुमकिन है। मुझे सर ये कह के खुशी हो रही है कि बहुत मुझे और उम्मीद भी है कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि हम अपने फार्मर्स को जो एडवांस वेदर फोरकास्ट बेस्ड और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन जो एडवाइजरीज हम उनको बताएंगे, और वो भी बताएंगे फार्मर और ऑर्चर्ड स्पेसिफिक, और वो इंफॉर्मेशन फार्मर्स को उनके मोबाइल तक थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स पहुंच जाएगी। फिर अब डिजीज आ गई, और डिजीज को डायग्नोज करना भी बहुत बड़ा इशू है। अब वो बेचारे फिर बाद में जो है ना अपने फार्मर है ना, दे जस्ट कीप ऑन कॉलिंग पीपल। फिर यहाँ पे एक दोस्त है हमारे शायद तारिक रसूल, वो मुझे एक बात कह रहा था कि सर मैंने 4 दिन तक अपना मोबाइल बंद ही रखा, क्योंकि इतने सारे जमींदार और इतने सारे बाग वाले जो है ना उसको फोन करते रहते हैं, वो किस चीज का फोन अटेंड करें। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 एक्सपर्ट से नहीं, वी हैव टू हैव so many number of experts whom we can connect in real time with the farmers and provide them the advisories about the disease and the pest diagnosis. लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ साथ में हमें एक AI driven tool भी होना चाहिए. We must have an AI driven tool available for the farmer so that using his mobile he should be able to at least diagnose and detect that particular disease or a pest and should have some information about how can he manage it immediately. तो वो भी बहुत जरूरी है, और इसमें जो है ना मुझे तो लगता है कि शायद आने वाले 1-2 साल में ये पॉसिबल हो सकता है। फिर जो हमारा हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड सिस्टम है, अभी अपने जो ये टीम साहब कह रहे थे कि इसमें पानी की बड़ी जबरदस्त जरूरत है, तो इसमें मॉर्निंग इवनिंग इरिगेशन करना पड़ता है। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग और ऑटोमेशन भी बहुत बड़ा जरूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम ऐसा कर पाए तो दैट वुड बी अ ग्रेट सर्विस फॉर द फार्मर्स। और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मयारी दवा पाशी जो है ना, ये बहुत जरूरी है। और हमारे जो मार्केट में जो स्प्यूरियस मेडिसिन है, दे आर फ्लडेड विद दोस स्प्यूरियस जो ना केमिकल्स। तो एक फार्मर को हमने एजुकेट करना है व्हाट्स दैट गुड क्वालिटी केमिकल व्हिच ही मस्ट यूज। फिर उसको उसका बेदरेक इस्तेमाल भी नहीं करना है और उसको सही मिकदार में यूज करना है। ये इंफॉर्मेशन हमने डिसमिनेट करनी है। तो आई बिलीव दैट आवर केवीकेस आर वेल स्किल्ड एंड वेल एबल टू डू दैट। फिर हमारे एक साथी ने कहा कि जो है ना, ये जो कैनोपी मैनेजमेंट में उसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग है ना, उसका बड़ा जबरदस्त रोल है। सर मैं आपको बता दूं कि हमारी कुछ ऐसे यहाँ पे जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, कोई भी बंदा आके जो है ना प्रूनिंग करता है और उस ऑर्चर्ड को अगले 4-5 साल के लिए बर्बाद खराब कर देता है। उसको पता नहीं होता वो टेक्निकली हमने करना कैसा है। ये बहुत बड़ा इशू है। फिर जो ये सेव स्टोरीज, तो दिस इज अ लॉन्ग इशू। आई बिलीव दैट अपने आप में बहुत बड़ा है। So I will not take much of the time. Our Honorable Vice Chancellor is here because we are always very keen to listen to our Honorable Vice Chancellor because he always gives us a new direction, a new thought. और मुझे तो लगता है कि शायद ये जो हमें बार बार अपने जो है ना जो एड्रेस वो करते हैं कि भाई हमने अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस किया तो उससे हम कैसे बेटर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो आज शायद ये भी एक अच्छा सर हम और आपको सुनेंगे। ये तो अब आपका आज का एप्पल स्पेसिफिक रहेगा, तो इससे पहले तो आप हमें जनरल बता रहे थे। तो खत्म करने से पहले मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर का जो है ना शुक्रिया करता हूं कि वो यहाँ पे आए इस मीटिंग रूम में। मैं डॉक्टर रूफ को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सही वक्त पे ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि ये सही मौसम है, ये सीजन है और सही वक्त पे आपको हमारी तरफ से जो है ना सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और जो है ना बेस्ट विशेस दैट यू we all together succeed in our mission, that we are able to just educate our farmers, because ultimately together we can help to build and knowledge and economic driven state of Jammu and Kashmir. Thank you very much. Thank you all. Thank you very much, sir. Thank you. I now cordially invite and request our guest of honor, Honorable Vice Chancellor, Sir Professor J.P. Sharma, for his words of wisdom. Sir, please. Thank you, Madam. Professor Ganai Saab, Director Planning and Monitoring, Mr. Fahim, Managing Director, Professor S.A. Simani, Professor Division of Fruit Science, Dr. Sajad Mohiddin, Parmeet Singh Ji, Manzoor Ali Ahmed,
and Dr. Raf Malik, PI of this project, and all the farmers, Mr. Sahnawaz, Daud, Umar Sofi, Isfaq, एंड जो कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं डॉक्टर राफिया मुस्ताक, मैं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं कि 90 से ऊपर लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और इस कठिन समय में भी आप लोगों ने ये इसका व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात है कि फार्मर्स, जो मुझे बताया गया, 400 फार्मर्स का इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस प्रोजेक्ट के पीआई और उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, केवीकेज के लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत सफल प्रोग्राम, सफल एक्सपेरिमेंट आप इस समय कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। मुझे जैसे शुरू में चर्चा हो रही थी कि 60 डेमोन्स्ट्रेशन इसमें लगाए गए हैं, टॉप वर्क किया गया है, रिज्यूनेट किया गया है, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में डेवलप किया जा रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत है। और ये जो बायोटेक किसान हब का कॉन्सेप्ट है, मैं जब दिल्ली में था तो वहाँ डीबीटी की एक्सपर्ट कमेटी में था, तो बहुत सारी संस्थाओं में वो हमने ये प्रोजेक्ट दिए थे। और IRA के पास भी जो 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट थे और बाकी 3 नॉर्मल प्रोजेक्ट थे। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। और मुझे बड़ी खुशी है जिस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोजेक्ट बना था, उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्रियान्वित किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जा रहा है। और मुझे बड़ा संतुष्ट हुआ, बड़ी संतुष्टि मिली जो हमारे 4 किसान भाई थे। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका नॉलेज, उनकी विजडम, मुझे लगता है कि वो खुद में एक वैज्ञानिक हैं। जिस तरह का दृष्टिकोण उन्होंने रखा, जिस तरह का इनपुट उन्होंने दिया, जिस तरह के सजेशंस उन्होंने हमारे सामने रखे, तो वो एक बहुत ही काबिले तारीफ है। जैसे दाऊद जो पहले किसान थे, उन्होंने एक अच्छी बात की कि जो ये इंटरेक्शन है, क्या हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। ये इंटरेक्शन चाहे वर्चुअल हो, चाहे ऑफलाइन हो, पर्सनल हो, क्या इसकी हम जो फ्रीक्वेंसी है इंटरेक्शन की, वो हम बढ़ा सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए। मैं पीआई रॉफ साहब से कहता हूँ और DPM भी यहाँ हैं और जो भी सम्मत लोग हैं, इस तरह के कार्यक्रम और भी आप बढ़ाएं। उमर सोफी साहब जो तीसरे किसान थे, इसाक साहब ने भी बड़ा तारीफ की इस कार्यक्रम की। और जो उमर सोफी थे, उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी अच्छी कही। इस जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उनका कहना था कि इससे प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है, कॉस्ट भी कम होती है। हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग में प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट कम होती है, और उसके साथ साथ ही जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी बढ़ती है। यदि इतना फायदेमंद ये कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है कि हमें बायोटेक किसान तो एक माध्यम है, कुछ जिलों के लिए होगा। क्या यूनिवर्सिटी को हम इसको एक मिशन रूप में ले सकते हैं क्या? इस पे हम आएंगे तो इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तीनों चीजें जिसकी हम आज के समय में चर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना, कई जगह प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और इस कॉन्सेप्ट के जरिए जैसा बताया गया, प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट कम हो जाती है, क्वालिटी भी उसकी बढ़ती है। और उन्होंने एक चीज कही कि इसको जो है क्लस्टर में डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि इसका जो सोसाइटल इम्पैक्ट होगा, इंडिविजुअल फार्मर का एक जगह कर दिया, फिर उसका 10-5 किलोमीटर दूर फिर एक किसी का कर दिया, तो वो जो जागृति आनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, मास अवेयरनेस, वो शायद आइसोलेशन में नहीं हो पाती। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसको क्लस्टर मोड में हमें इसे लेना चाहिए। और उन्होंने कहा इसमें मोटिवेशन का बड़ा रोल है। पहले किसान सामने नहीं आता है, रिस्क समझता है, लेकिन जब और दूसरे को देखता है, उसके फायदे देखता है, तो वो भी स्वतः
मोटिवेट होता है, तो हम किस तरह से जिन किसानों के यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं लगाए गए हैं, अभी जब ठीक हो जाए, कार्यक्रम जब होने लगे ऑफलाइन, तो क्या हम अन्य किसानों के, उस क्षेत्र के अन्य किसानों को, क्या हम ये जो सफल किसान हैं जिनके यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, उनके यहाँ ले जाके उनको क्षेत्र प्रदर्शन दिखाएं, जिससे कि वो भी जो है आगे जाके मोटिवेट हों। तो इन चारों किसानों का सुन के मुझे लगा कि ये जो पीआई हैं या उनकी टीम है या केवीके के माध्यम से कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब जो है मैं थोड़ा सा इस समय जो समय चल रहा है, कोरोना का पीरियड, इस कार्यक्रम के अलावा जो हमारा एक्सटेंशन सिस्टम है, इसमें कई केवीके के लोग भी इस समय भी जुड़े हुए हैं और वो बाद में भी शेयर कर सकते हैं हम इस इंफॉर्मेशन। किसानों का बहुत बड़ा रोल पिछले साल भी इस देश में रहा और उन्हीं का हार्ड वर्क था, डेडिकेशन था कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भोजन की उपलब्धता न होने के कारण भूखा नहीं मरा। और इसमें किसानों की जिम्मेदारी, वैज्ञानिकों का जो योगदान रहा, स्पेशली जो केवीके के एक्सटेंशन सिस्टम से जुड़े हुए थे, और तीसरा जो पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला, इन तीनों का योगदान रहा। और आप पिछले साल के आंकड़े देखें तो ओवरऑल -23% जीडीपी जो उनका कंट्रीब्यूशन था डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, उसमें नेगेटिव ग्रोथ थी, 23% नेगेटिव ग्रोथ थी। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें 3.4 पॉजिटिव ग्रोथ थी। इस साल भी ये हालांकि कठिन समय चल रहा है, पिछले साल 107 मिलियन टन वीट का प्रोडक्शन हुआ था और अभी एस्टिमेट आए हैं कि इस बार 109 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन होने वाला है, हो रहा है। यानी कि एग्रीकल्चर को आपने किसानों ने मिलके इसको डाउन नहीं होने दिया। अब हमें कुछ चीजों पे ख्याल रखना पड़ेगा, हमारा रोल क्या होना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं है, टीचिंग भी है, रिसर्च भी है, एक्सटेंशन भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है। आप लोग चर्चा करें, बैठ के डिसाइड करें कि हम किस तरह से आईसीटी का यूज करके किसानों की हेल्प इस समय कर सकते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा जो कश्मीर में कितने कॉस्टली जो फ्लावर्स होते हैं, स्पेशलिटी फ्लावर्स होते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह आने की सुविधा न होना, मार्केट अवेलेबल न होना, और ये पेरिसेबल कमोडिटी, इसको आप बहुत समय तक रख नहीं सकते। तो बड़ा दुख होता था जब हम टीवी पर देखते थे कि किस तरह से हाई वैल्यू जो आपके फ्लावर्स हैं उनको फेंका जा रहा है। कई जगह मिल्क की दुर्दशा हुई, मिल्क भी पेरिसेबल कमोडिटी है। हालांकि बाद में जो गवर्नमेंट के प्रयास हुए, जो सुविधाएं दी गई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए खोला गया, वो स्थिति सुधरी। लेकिन हमें इस साल पहले से सतर्क रहना है। जैसे चिकन का है, अंडा है, अंडा 4-5 रुपए उसका नॉर्मल रेट था फार्मर को जो मिल रहा था, और उस समय जो है वो 2 रुपए से भी कम उसका रेट रह गया था। इसी तरह से जैसे चिकन का मैं दिल्ली में बताऊं 55-60 रुपए किलो था, लेकिन वो जो है उस समय 24 रुपए। तो हमें सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं कि कैसे जो हमारा फार्मर है उसको प्रोडक्शन सिस्टम को कंजम्पशन सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, प्रोडक्शन सिस्टम को मार्केटिंग सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, हमें आपको बैठ के ये तय करना होगा कि ये हम सेमिनार कैसे पेस्ट कंट्रोल करें, कैसे डिजीज का करें, कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं। ये एक अत्यंत इम्पोर्टेंट विषय है, और वो भी जम्मू कश्मीर जहाँ पे ये एप्पल की खेती होती है, पेरिसेबल कमोडिटी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि जो समय चल रहा है उस समय जो फार्मर का प्रोडक्ट आएगा, चाहे वो एप्पल हो, चाहे स्ट्रॉबेरी है, चाहे कोई और भी कोई वो है फ्रूट और कोई है या फ्लावर है, उसको हम मार्केटिंग में कैसे उसको गाइड करें। पिछले साल जैसे एक किसान रथ
एक ऐप डेवलप किया था, उसमें किसानों को गाइड किया गया था कि वो किस तरह से कहाँ से व्हीकल अरेंज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के नंबर वगैरह दिए होते। तो इस तरह का मैं एक्सटेंशन सिस्टम से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी केसेस बढ़ रहे हैं, मुझको लगता है निकट भविष्य में हमें और भी सावधान रहना है। और प्रोडक्शन के अलावा और फार्मर्स को हम कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे इससे बचें। पिछली बार बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स ये हुए थे उनको गाइड करने के लिए, किस तरह से दूरी को मेंटेन करें, किस तरह से मास्क का उपयोग करें, किस तरह से जो उनके इम्प्लीमेंट्स हैं, हार्वेस्टिंग टूल्स हैं, उसमें लेबर भी आते हैं, किस तरह से ये सावधानियां बरती जाएं। तो एक पैकेज मैं आशा करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहाँ एक्सटेंशन सिस्टम से किसानों को इस महामारी में कैसे बचाएं, क्योंकि शहर में बहुत सारे साधन है, बहुत सारी अवेयरनेस है, लेकिन गाँव में इस तरह की अवेयरनेस खुद को बचाने की और जो उनका प्रोडक्ट है उसको कैसे वाजिब दाम पर वो बेचें, इस तरह की सलाह उनको किसानों को कैसे दी जाए। अभी कुछ बातें अच्छी हुई, मुझे अच्छा लगा, किसान भाइयों ने भी क्वालिटी की बात की। क्वालिटी मेंटेनेंस कई तरह से जैसे होता है। मैंने एक किसान को देखा यूपी में, वो करीब 600 फार्मर्स मिलके, 600 फार्मर्स मिलके एक इंग्लिश कैरेट जो येलो होती है, हाई कॉस्ट होती है उसकी, 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाती है। तो मैंने देखा उन्होंने एक ग्रेडिंग का सिस्टम डेवलप किया, ग्रेडिंग मशीन उन्होंने लगाई, क्योंकि कुछ लोग फार्मर्स क्या करते हैं, छोटा भी उसमें, बड़ा भी उसमें, मीडियम भी उसमें, तो उससे ना बड़े का रेट मिल पाता है ना छोटे का मिल पाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक साइज की कैरेट है या एक साइज का आलू है या एक साइज का आम है, इवन फार्मर लेवल पे कुछ जगह ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि उसको ग्रेडेड करके बेचा जाए। तो हम क्वालिटी अदर पैरामीटर्स तो हैं ही, लेकिन ये ग्रेडिंग करके, सॉर्टिंग करके और उनकी पैकेजिंग करके किस तरह से उनकी क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज मैं हमेशा हर मंच से कहता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और एक किसान भाई ने डबलिंग फार्मर इनकम की बात की थी। मेरा मानना है, डीप कन्विक्शन है कि जो फार्मर की इनकम है प्रोडक्शन से नहीं बढ़ सकती, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती, 5% बढ़ सकती है, 10% बढ़ सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं है। 5-10% आप जो है प्रोडक्शन के जरिए आमदनी बढ़ा सकते हैं। मेजर जो आमदनी आपकी बढ़ेगी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन से। वैल्यू एडिशन सिर्फ प्रोसेसिंग ही नहीं, जैसे मैंने ग्रेडिंग कहा, सॉर्टिंग कहा, पैकेजिंग कहा, प्रेजेंटेशन कहा, लेबलिंग कहा, ये भी जो है वैल्यू एडिशन की तरह तरह से एक तरह से चीजें हैं। और प्रोसेसिंग, जैसे मैं हिमाचल में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था 86 में, हिमाचल में ज्वाइन किया था, तो वहाँ पहले से ही प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा एक तंत्र था। HPMC आपने सुना होगा, जो एप्पल का जूस वगैरह, सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, वो दिल्ली में भी, हॉस्टल्स में भी, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, बाजारों में उसका उपलब्ध था। तो मेरा इस मुहिम से जो लोग जुड़े हुए हैं, बायोटेक किसान तो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन अदरवाइज क्या हम फार्मर्स की कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी इसमें डेवलप कर सकते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट का की प्रोसेसिंग करें। इससे दो फायदा होते हैं। एक तो जो वेस्टेज है, मैं आपको फिगर्स बताऊं, हमारे कंट्री में 15 से 20% जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, कटाई के उपरांत जो लॉसेस हैं 15 से 20%। इसी तरह से फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स में वेस्टेज जो है 30, 40, 50% तक होती है, और प्रोडक्शन जो बढ़ता है 10-15% मुश्किल से बढ़ता होगा। ग्रेन्स के केस में तो ये 3% ही प्रोडक्शन हर साल बढ़ता है। फ्रूट वेजिटेबल में हो सकता है 4%, 5% पर ईयर प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन वेस्टेज ग्रेन्स में, फूड ग्रेन्स में 15 से 20%, फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर्स में कोई लिमिट नहीं है। 30% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। तो मेरा ये आपसे आशा है, एप्पल एक क्रॉप है, और भी क्रॉप्स है, उनमें प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है। इससे एक तरफ तो वेस्टेज कम होगी और दूसरी तरफ वो जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मान लीजिए इसका जैम, जेली, तमाम तरह की चीजें बनती हैं, जूसेस बनते हैं,
उसमें यदि इसको परिवर्तित कर दिया जाए, और ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल फार्मर करे। अभी हमारे स्टेट में, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें ग्रुप प्रोसेसिंग की बात हम कर रहे हैं, कम्युनिटी एंड कमोडिटी बेस्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं। एक जो अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है, क्या इसकी हम मदद ले सकते हैं इन चीजों में? उसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए 300 किसानों को जोड़ना होता है प्लेन्स में, लेकिन हिल्स में सिर्फ 100 किसान मिलके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और 3 संस्थाएं इसको दे रही हैं, ईस्ट कोस्ट कश्मीर में भी, ईस्ट कोस्ट जम्मू में भी ये प्रोजेक्ट्स आए हैं, जिसमें NCTC है, नेफेड है और नाबार्ड द्वारा ये जो प्रायोजित किए जा रहे हैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। और उसमें FPO एक गेम चेंजर का काम करने वाला है। इसमें जो यूनिवर्सिटी या संस्था बनाती है FPO, उसको 25 लाख रुपए का प्रावधान है दिया जाता है, और जो संस्था जो किसान भाई मिलके बनाते हैं 18 लाख रुपए का सपोर्ट उनको भी दिया जाता है। तो बहुत अच्छी ये स्कीम है। तो इससे जो ये दिक्कत थी कि अकेला किसान प्रोड्यूसर तो हो सकता है, वो प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, ब्रांडिंग नहीं कर सकता, पैकेजिंग नहीं कर सकता, तो वो जो है अब ये फूड प्रोसेस FPOs के माध्यम से ये संभव हो गया है। इसकी भी जानकारी हमें किसान भाइयों को देना है कि किस तरह से वो इन जो प्रोग्राम हैं उनका फायदा उठाएं, और मार्केटिंग से आप किस तरह से उनको लिंक कर सकते हैं। FPO बन जाएगा वो अपने आप कर लेंगे, लेकिन अभी जब तक ये संस्थाएं नहीं बनती तब तक आप किस तरह से उनको, किसानों को, प्रोड्यूसर्स को मार्केटिंग से जोड़ सकते हैं। एक मैं हर जगह कहता हूँ, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। मेरा पूरा कन्विक्शन है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है, जब तक हमारी कृषि आत्मनिर्भर नहीं होगी, जब तक हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। और बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा, तो 1,65,000 करोड़ का जो फाइनेंशियल एलोकेशन है इसमें किया गया है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। इसमें 4,000 करोड़ का मेडिसिनल प्लांट के ग्रोथ के लिए है, 500 करोड़ का जो बी कीपिंग के प्रमोशन के लिए है, 10,000 करोड़ का जो है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और एंटरप्राइज प्रमोशन के लिए है, और सबसे बड़ा एलोकेशन है 1 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट फार्म गेट, जो मैं कह रहा था 10 से 15 से 20% लॉस होता है, उन लॉसेस को कम करने के लिए। और एक और जो डेयरी में 15,000 करोड़ का एलोकेशन है। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मत्स्य विकास योजना फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का है। वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए अगेन 500 करोड़ का, पहले जो टॉप कहते थे टॉप 2, टोटल के लिए 500 करोड़ रुपए का। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह के आयोजन करें जिसमें किसान बहुत आयत में जुड़े हुए हैं, तो एक आप इसमें सेक्शन ऐसा रखें कि गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम क्या है, कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट किस तरह की सुविधाएं दे रही है, किस तरह से फार्मर इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय आप पर्सनली उनसे नहीं मिल सकते। इस माध्यम से आपके 400 किसान जुड़े हुए हैं, तो एक एक्सटेंशन का कोई साइंटिस्ट या एग्री बिजनेस का कोई साइंटिस्ट ऐसा हो जो इस समय जो गवर्नमेंट की क्या योजनाएं चल रही हैं किसानों के हित में, उसके बारे में बता सके। और जैसा हमारे ये फहीम साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये जो ये प्रयास है, प्रयास अच्छा है, उत्साहवर्धक है, लेकिन हमारी जो जर्नी है वो बहुत लंबी है। लंबी इसलिए है कि उन्होंने कोई फिगर दिया था 0.001% ही एरिया कवर हुआ है, लैक्स एंड हेक्टेयर्स उसके एप्पल के अंदर है। अभी हमने एक शुरुआत की है, तो जब तक इसको जो है मासेस तक नहीं ले जा सकते, उन्होंने कहा कि एवरी सिंगल ऑर्चर्ड शुड बी कन्वर्टेड इन हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड। फॉर दिस you don't have to work in a project mode, but it should be a mission mode. Biotech Kisan has given you an opportunity at a limited scale, but it should have a multiplier effect. Whole university should work for it. When I will come, I will convene a meeting of the concerned people. If it is so good, if it can enhance the income of the farmers, it can enhance the production, it can reduce the cost, it can improve the quality of their product, then why not this whole university work to promote this high density
orchard. And I again congratulate each one of you. And for this to convert it into mission mode, it is extraordinary efforts we have to make. And then I will finish my lecture with a quote in Japanese. Japanese says, if somebody says nobody can do it, what the Japanese says, if nobody can do it, I will certainly will do it. But when this question is asked to us, we say, sir, if nobody can do it, how I can do it? So it is a matter of attitude. We can do it. And if somebody says that everybody can do it, then what the Japanese will say? If everybody can do it, I can definitely do it. Then what we will say? If everybody can do it, let them do it. I will not do it. So in all the conditions we are not willing to do. So it is a good start. And I'm really happy from my heart. Daily I am participating in one or the other program after seeing the progress of every unit of the university. And I am giving this example, sharing this information. My scientists also. I'm highly motivated. After seeing your progress, you are motivating the farmers, and myself is also motivated by seeing. I will give you one example. There was a lady, Arunima. You must have heard about her. In a train accident, she lost her leg. And when she went for treatment in the hospital, she asked the doctor, Madam, I want to meet Bachendri Pal. Who is Bachendri Pal? Bachendri Pal is a lady who conquered the Everest for the first time. First lady. And after the treatment, Arunima went to meet Bachendri Pal. And she asked the Bachendri Pal, Madam, मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ. बचेंद्री पाल ने नीचे से ऊपर तक उसको देखा कि इसका तो पैर ही नहीं है और इसके सोच में ये आया कि इसको एवरेस्ट चढ़ना है. इसी कि जिसका पैर नहीं है उसकी सोच में ये आया है कि उसे एवरेस्ट चढ़ना है. बचेंद्री पाल जो सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ी थी, उसने अरुणिमा से कहा, अरुणिमा तू एवरेस्ट चढ़ गई. तू एवरेस्ट चढ़ गई क्योंकि तुम्हारे पैर न होते हुए भी तुम्हारी सोच में ये आया है कि तुम्हें एवरेस्ट चढ़ना है. एंड बिलीव इट, दैट लेडी एक बार नहीं 2 बार एवरेस्ट चढ़ी बिना पैर के. That is the motivation which our farmers were also talking. That is the motivation our scientists were also talking. तो ये जो मिशन जो मैं बात कर रहा था, 60 डेमोन्स्ट्रेशन से लेके लाख तक हेक्टेयर जो अपने ऑर्चर्ड हैं उनको कन्वर्ट करना है. We can do it. We will do it. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for gracing this occasion with your presence. Your presence and prudent words have added value to this occasion, to this event. Thank you, sir. Thanks again. अब मैं दावत देती हूँ प्रोफेसर सिमनानी सर को कि वो वोट ऑफ थैंक्स पेश करें. प्रोफेसर सिमनानी सर. Thank you, Dr. Rafia, for providing me an opportunity to extend a vote of thanks. Good. Sir, it is my privilege to extend a vote of thanks on behalf of the Division of Fruit Science, Faculty of Horticulture, Shalimar, to the distinguished chairperson, dignitaries, revered guests, speakers, progressive farmers, fellow scientists, participants, and students, and sponsors and organizers of one-day webinar on farmers interactive meet on identification of disease, insects, pests, disorders for sustainable management and improved yields, organized by the Biotech Kisan Hub Division of Fruit Science to commemorate the 75 years of independence, sir. Sir, the event has been very timely, planned and tuned to outreach our desperate fruit growers amidst the restrictions, curtailments, lockdown triggered by the COVID-19, when at a time when there is a maximum resurgence of and quantum of disease, quantum and intensity of disease, insects as pests. And it is the best time to sensitize and sanitize our farmers with the preventive and plant protection measures. At the outset, I feel honored to express our deep gratitude to our
Reverend Chief Guest of the event, Professor J.P. Sharma ji, sir, Honorable Vice Chancellor Sukhas Kashmir, for having consented to preside the inaugural session of today's very important event, despite voluminous responsibilities of the premier agriculture institutes of the UT of J&K. Sir, we are highly thankful for gracing the occasion. Sir, we feel highly delighted for having enlightened us with your words of wisdom, knowledge, and how to better plan our research and extension activities so as to improve our production system. Sir, your points like how to improve not only production, but to maximize our profits and economic returns by improving our processing, value addition, and how to evolve a very viable chain of production system so that our clientele, our farmers get ultimately benefited and their economic poverty is elevated. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for joining the seminars, for presiding as the chief guest of the event, sir. Sir, under this Biotech Kisan Hub, Dr. Roof has already organized one national seminar in March, dated 27 और 28 को सर उन्होंने एक और national level seminar किया था, in which almost the most renowned horticulture personalities across the country they participated and shared their ideas how to take the horticulture industry of our country forward. Sir, among the most prominent were the ex-DDG, Dr. Krishan Kumar ji, ex-ADG, sir, Dr. K.K. Jindal ji. So, sir, the project has been going on very well to accomplish the basic objectives and the targets of the project. It is my pleasure to express our thanks to our dynamic, sharp, esteemed Director Planning and Monitoring Sukhas K, Professor Nazir Ahmed Ganai Saab, who is also PI NAHAP. Sir, he has been always, his mind and brain is always exploring new ideas for us to think over and plan our researchal studies so as to benefit our farming community. Yesterday only, we were together for almost half a day at the campus and visited all the plots line by line, seeing what is the latest status of our disease, insects, and pests in our Sukhas orchards, and accordingly gave the on-spot directions for their redressal, sir. I also express immense thanks to Professor Farooq A. Zaki Sahab, our ex-worthy dean. Sir, he has always been at forefront of any researchal or any whatever activity the university took. He had always been at the forefront and would always conceive new ideas which has taken the university to higher heights. So I also express our due thanks to our revered guest, Janab Fahim Saab, Messrs. Kashmir Developers Agro and Horticulture Private Limited. Sir, he is one of the leaders to shape and transform our orchards to high density. Thanks are also due to our speakers and progressive farmers and entrepreneurs, Mr. Shahnawaz, Mr. Dawood, Mr. Ishfaq, Mr. Umar Saab, for their valuable inputs how to make the horticulture sector more viable. Sir, we are also thankful to our PCs of the KVKs, Dr. Manzoor, Dr. Parmeet, Dr. Sajad Mohideen, for their valuable inputs, feedback, and suggestions, and our fellow scientists and the speakers of the next technical session who are here to deliberate and interact with the growers in the next session, sir. I am also thanks are due to our Professor Khalid Mushtaq, who
Head Division of Fruit Science, for his consistent support providing since the launch of this project. Sir, he is not feeling well, otherwise he would have been here today at this seminar in the meeting room, sir. The thanks are also, above all, thanks are due to all the participants, attendees, and moreover to our dear students who have made it possible, because despite various hardships today due to COVID, who have made it in the seminar today also, sir. Sir, thanks are also due to the Department of Biotechnology, Government of India, for funding the project, which has enabled us, rather all the stakeholders, to join the common platform in the best interest of the growers. So I, on behalf of the division, assure that the project will be taken to its logical conclusion to help the farmers in improving their production and productivity. So in the end, I would like to thank, and before that, sir, I also thank Dr. Rafia, the way she hosted the entire event, which needs all encouragement and cheers, sir. Not the least, but at the last, I would like to thank rather my claps for Dr. Rufe Malik for conceiving the idea of Kisan Biotech and its objectives and targets, how